दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज स्केल के बारे में। देखिए दोस्तों, जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली पहले से पूछे आ रहे थे कि कौन सा स्केल लार्ज है, स्मॉल है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत कम अब पूछे जा रहे हैं। तो हम जो ये टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक है, उन टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वो आपको उसके बारे में पता चल सके तथा आप। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्केल के बारे में। व्हाट इज स्केल? स्केल दोस्तों एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी भी क्वांटिटीज़ को, किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सपोज करो आपके पास 1 किलोमीटर की लेंथ है, आपके पास 1 किलोमीटर की है, और 1 किलोमीटर की लेंथ को आपने, जो आपके पास A4 साइज़ का पेपर है, ये मैप है, उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, किस प्रकार से प्रदर्शित करना है। तो इस 1 किलोमीटर की जो आपकी मेजरमेंट है, इसको मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो टर्म यूज़ किया जाता है, उसको स्केल कहते हैं। ठीक है, तो स्केल अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो स्केल की जो डेफिनेशन है वो होती है कि किसी भी क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ का एक फिक्स रेशियो ही स्केल कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वांटिटीज़ थी, हमारे पास लेंथ इन द मैप में हमने कितनी लेंथ ली, और एक दूसरी क्वांटिटीज़ थी हमारी लेंथ इन ग्राउंड। तो इनका जो रेशियो है यही आपका स्केल कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका स्केल बराबर होता है आपका लेंथ इन मैप अपॉन लेंथ इन ग्राउंड। सर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये रहेगा, स्केल का एक फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है ताकि जो विभिन्न प्रकार की अभी प्रॉब्लम्स आएगी उनमें इसका यूज होगा। अब हम बात करेंगे स्केल को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। बहुत तरीके से हम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हमारे पास जो दो तरीके हैं, हम या तो आपका न्यूमेरिकली हम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली न्यूमेरिकली में हमारे पास सर्विंग जो स्केल की डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, हम सर्वे की पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे ही हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल में भी हमारे पास दो होते हैं, एक तो इंजीनियरिंग स्केल होता है और दूसरा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन होता है, RF बोलते हैं जिसको, शॉर्ट फॉर्म में RF बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। अब इसमें भी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, न्यूमेरिकल मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, उस न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर ही हम स्केल को आपका जो सर्वे है उसमें यूज करेंगे। ग्राफिकल मतलब हमने कोई ग्राफ बनाया, किसी जो हमारे पास सर्वे वर्क किया हमने मैप बनाने में, वहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्केल प्रोवाइड कर रहे हैं। इंजीनियरिंग स्केल में क्या होता है कि जो हमारा स्केल बनाते हैं हम, जब स्केल प्रोवाइड करते हैं, जब कोई भी ग्राउंड डिस्टेंस है उसको मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्केल हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम एक स्टेटमेंट के थ्रू एक स्टेटमेंट के थ्रू इस वैल्यू को आप प्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि हमने किया, सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्या किया, अपना स्केल बना दिया। दूसरा आपका जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक रेशियो के थ्रू में, रेशियो के टर्म में हम स्केल प्रोवाइड करते हैं किसी भी मैप में या किसी भी आपका जो आपका सर्वे वर्क है उसमें करते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन होगा। अब जब हम जो इंजीनियरिंग स्केल है इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो आपका RF है,
रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन है, इसको आप आसानी से आपका इंजीनियरिंग स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपकी ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट को अगर आप सेम करते हैं तो आपका जो स्केल होगा वो इंजीनियरिंग स्केल से कन्वर्ट होके आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन में पहुंच जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या किया स्टेटमेंट 10 किलोमीटर। तो अगर हम इसको आरएफ में कन्वर्ट करेंगे तो आरएफ में क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर अपॉन द 10 किलोमीटर को हम क्या कर देंगे, इसकी जो यूनिट है वो सेम कर देंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसका स्केल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन द 3 2 5 1 6 1 2 3 4 5 6। ये इसका एक आपकी क्या बन जाएगा, ये फ्रिक्शनल फॉर्म में आपका स्केल बन जाएगा। अब हम बात करेंगे जो ग्राफिकल स्केल है उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्राफिकल स्केल में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी ग्राउंड की जो आपकी डायमेंशंस है, मेजरमेंट हैं, उसको हम डायरेक्टली आपका एक स्केल बना के उसको मैप में या अपने प्लान में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो फिजिकल कंडीशंस के कारण, जो डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर बढ़ने के कारण, टाइम्स के कारण हमारी जो कागज़ है, हमारे जो पेपर है, उसमें अगर श्रिंकेज हो गया या वो एक्सपेंड हो गया, तो उस एक्सपेंड और श्रिंकेज के कारण जो उसमें श्रिंकेज होगी, उस एरर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ग्राफिकली एक स्केल उसमें प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जब हमारा जो पेपर होगा वो पेपर अगर श्रंक हो रहा है तो हमारा जो स्केल होगा वो भी श्रंक होगा, जिसके कारण कि जो हमारे स्केल में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब अगर फ्यूचर में हम क्या करेंगे कि अपना हमने जो प्लान बनाया था उसको, सपोज करो कि हमने कोई प्लान आज बनाया और इस प्लान को हम 10 साल बाद अगर दोबारा इसको मेज़र करना चाहते हैं, और इसको मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से अपने जो ग्राउंड डिस्टेंस है उसको अगर मेज़र करना चाहते हैं, उसमें दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी डिस्टेंस थी, तो हम इस ग्राफिकल स्केल्स को मापेंगे और इस ग्राफिकल स्केल्स के द्वारा अपना जो हमने प्लान बनाया था उसको मेज़र करेंगे, और उसको मेज़र करने के बाद हमें क्या ग्राउंड में उतनी ही हमारे जो एक्चुअल में ग्राउंड डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल स्केल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके जैसे इंडिया का मैप, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, उसमें भी अलग सा एक ग्राफिकल स्केल बनाया जाता है, जिसमें कि इस क्वांटिटी लिखी रहती है, जैसे कि 0 500 मीटर 500 किलोमीटर, इस प्रकार से बनाया जाता है। और इस स्केल को इसको आप अपने स्केल से, जो आपकी प्लेन स्केल होता है, उसको मेज़र करके आप उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करके आराम से अपने ज्ञात कर सकते हैं कि उनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है। ठीक है, तो ये इसका रोल होता है ग्राफिकल स्केल्स का किसी भी मैप या प्लान में। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल के बारे में। ये भी कभी कभी पूछ देता है अब कि लार्ज स्केल कौन सा है और स्मॉल स्केल कौन सा है। तो जैसा हमने जो अब हमारा क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होता है, सपोज इंजीनियरिंग स्केल हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, वही हम बात करेंगे अगर, तो इसका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो 10 किलोमीटर की एक्चुअल ग्राउंड लेंथ है, जो ग्राउंड में हम गए तो वहाँ पे 10 किलोमीटर की लेंथ है, उसको हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया, जबकि जो हमारी ग्राउंड की लेंथ 10 मीटर है उसको हमने इस स्केल में 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया। तो जो ये 10 मीटर है, 10 मीटर क्योंकि एक बहुत जब हम इसका मैप बनाएंगे तो ये 10 मीटर आपका लार्ज डिटेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इस 10 मीटर मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखेगी, जबकि 1 सेंटीमीटर हम क्या एक डॉट के आकार पे हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर एक डॉट, तो जो आपकी इसकी डिटेल होगी बहुत छोटी छोटी डिटेल होगी, हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जबकि इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस स्केल को हम बोलते हैं लार्ज स्केल, और ये वाला स्केल आपका कहलाता है स्मॉल स्केल। तो
जैसे हम कभी क्वेश्चन आता है कि 1/, जैसे दे दिया उसने 1:100 और 1:1000, इसमें लार्ज स्केल कौन सा है? तो आपको पता है, क्योंकि ये एक, अगर सपोज करो ये सेंटीमीटर है और ये भी ये मीटर में है, सपोज ये, चलो ये भी आपका सेंटीमीटर में है, तो जो ग्राउंड की लेंथ है वो 1 मीटर है, ये 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शा रहे हैं, तो ये आपका लार्ज स्केल हो गया। और वही आप क्या कर रहे हैं कि इसमें 1 सेंटीमीटर को आप 10 मीटर के द्वारा दर्शा रहे हैं, 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शा रहे हैं, तो ये आपका स्मॉल स्केल हो गया। ठीक है, तो जो नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना आपका छोटा आपका स्केल होता जाएगा। और इसको आपका जो जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो जो जितना छोटा स्केल होगा वो उतनी छोटी स्मॉल डिटेल को वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो मैप हम जब बनाएंगे तो बहुत छोटी लेंथ वहाँ पे मिलेगी, जिसके कारण कि जो स्मॉल डिटेल्स हैं उनको हम वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो करेक्ट स्केल है वो क्यों लेना ज़रूरी है। किसी भी मैप को जब आप बना रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पे करेक्ट स्केल लेना क्यों ज़रूरी है? तो ये विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर है उन पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपके पास पर्पज़ ऑफ सर्वे। पर्पज़ ऑफ सर्वे कि आप किस पर्पज़ के हिसाब से सर्वे कर रहे हैं, उसी के आधार पे आप क्या करेंगे, स्केल को लेंगे। जैसे कि सपोज करो आप रफ सर्वे कर रहे हैं, तो ये बहुत लार्ज एरिया पे सर्वे कर रहे हैं, तो कितना बड़ा मैप आप बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप सर्वे लेंगे। आप सपोज करो कि आपने उत्तराखंड का नक्शा बनाना है, तो और आपने स्केल ले लिया 1:20 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा मैप बन जाएगा कि आप इसको बना नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको स्मॉल स्केल लेना पड़ेगा, स्मॉल स्केल लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो आपका एक्चुअल में रीडिंग है वो आपके मैप में आप दर्शा सकते हैं। तो ये पर्पज़ ऑफ किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं ये ज़रूरी है। बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग का अगर सपोज करो कि आपकी 20 मीटर लेंथ है और आपने वहाँ पे स्केल ले लिया 1:500, तो ये बहुत ही आपका इस एक, जब आप इसका प्लान बनाएंगे तो ये एक पॉइंट ऐसा दिखेगा, तो इसमें ना तो आप डिटेल्स दिखा पाएंगे, कुछ नहीं दिखा पाएंगे। तो किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं ये आपका ज़रूरी इम्पोर्टेंट टर्म्स है। दूसरी बात करेंगे कि आपका जो सर्वे वर्क है वो कितना एक्सटेंड है, कितना बड़ा एक्सटेंड, उसका कितना बड़ा क्षेत्र है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका डिपेंड करता है। इस पे क्या है कि जो आपका सर्वे, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने कुछ रूल्स हैं या आपके कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट इतनी पर्याप्त होना चाहिए। जब हम स्केल लें तो उस स्केल को इस प्रकार से लें कि ताकि जो हमारी स्मॉल डिटेल हैं, जो भी हम एरिया पर सर्वे कर रहे हैं, वो स्मॉल डिटेल आपका मैप में लोकेट कर पाए। अब आपने जैसे इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि आप अपने जो मकान था उसका प्लान की डिटेल्स आप दिखा नहीं पा रहे थे, तो सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि आप इतना स्केल तो ज़रूर लें कि ताकि जो स्मॉल डिटेल हैं वो आप रिप्रेजेंट कर सकें। और आपको पता है कि जो मैप में है, जो स्मॉलेस्ट डिटेल है, जो स्मॉलेस्ट आपकी मेजरमेंट है, ये वो है आपकी 0.25 mm। ये स्मॉलेस्ट डिटेल है, ये लेंथ है जिसको आप किसी भी मैप में प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी अगर जब आप मैप बना रहे हैं तो जो स्केल को इस प्रकार से रखेंगे ताकि जो आपकी 0.25 mm की जो डिटेल्स है उसको भी आप मेजर कर पाएंगे। दूसरा, सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि आप स्केल इस प्रकार से लें कि ताकि जो स्मॉल डिटेल है वो आपकी स्मॉल डिटेल आपकी मैप में देख सकें। अब जो स्मॉल डिटेल है वो 0.25 mm की है,
तो ये 0.25 mm की जो डिटेल है ये भी आपकी मैप में दिखनी चाहिए। सर्वे ऑफ इंडिया ये रिकमेंडेड करता है कि आप स्केल इस प्रकार का लें कि ताकि ये डिटेल भी आपकी मैप में दिख सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के जो स्केल हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो स्केल होता है वो होता है प्लेन स्केल, जिसको आप क्या बोलते हैं, फुट्टा भी बोलते हैं, जो जनरली यूज़ करते हैं जो आपका जियोमेट्री बॉक्स में होता है। दूसरा होता है आपका डायगोनल स्केल। तीसरा आपका होता है आपका कॉर्ड स्केल। तो जो प्लेन स्केल है हम डिटेल से इस वीडियो में इनके बारे में बात नहीं करेंगे। इनमें जो डिटेल से इनकी वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में हम तो इस वीडियो में हम इन स्केल्स के बारे में बहुत डिटेल से बात नहीं करेंगे। इनकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। इनकी वर्किंग प्रोसेस किस प्रकार से काम करते हैं इसके लिए हमारे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लेक्चर होंगे उनमें हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे हम जनरली एक मोटा इनके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा प्लेन स्केल है दोस्तों, ये आपका 2+ तक आपका यूनिट्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं। जैसे यूनिट हो गया और 10th प्लेस तक। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा होगा सेंटीमीटर एंड मीटर या mm सेंटीमीटर, इनके 2 डिजिट तक आपका मेजर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको डेसीमीटर होना है, मीटर डेसीमीटर। डायगोनल स्केल्स क्या होता है कि डायगोनल स्केल्स आपके 3 यूनिट तक मेजर कर सकता है। यूनिट, 10th प्लेस एंड 100 प्लेस तक 3 यूनिट को मेजर कर सकता है, जबकि ये केवल 2 यूनिट को मेजर करता है। कॉर्ड स्केल का यूज यहाँ पे नहीं होता है। ये आपका इसकी मदद से हम जो एंगल है एंगल को मेजर करते हैं। एंगल मेजर में इस स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारा सर्वे वर्क में जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका डायगोनल स्केल है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल के प्रिंसिपल पर काम करता है। किस प्रकार से काम करता है इस के बारे में हम जो हमारे लेक्चर होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर होंगे वहाँ पे डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार के सिमेट्रिक ट्रायंगल के प्रिंसिपल पे ये काम करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे एरर इन स्केलिंग। स्केलिंग में क्या क्या एरर आ सकती है। सबसे पहले एरर आ सकती है कि आप रॉन्ग स्केल का यूज कर रहे हैं। रॉन्ग स्केल का अगर आप यूज करेंगे तो आपकी जो मेजरिंग होगी वो भी रॉन्ग होगी। दूसरी आपकी एरर आ सकती है ड्यू टू द श्रिंकेज के कारण, ड्यू टू श्रिंकेज इन मैप या जो भी आपने बनाया है। तो ये 2 प्रकार की एरर आ सकती है। 1 बाय 1 हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलो हम बात करते हैं अब रॉन्ग स्केल के बारे में। सपोज करो कि आपकी जो ग्राउंड की डिस्टेंस है ए बी वो 50 मीटर की है ग्राउंड की, और मैप में आपकी डिस्टेंस क्या है स्मॉल ए एंड बी, ठीक है। जब आपने मैप प्रिपेयर किया था तो आपने जो एक्चुअल में प्रिपेयर किया था 150 से किया था। लेकिन जब आपने दोबारा से मेजर किया, आपने ग्राउंड ये तो आपने मैप तो बना दिया था, लेकिन आपने जब दोबारा से मेजर किया तो आपने गलत स्केल का प्रयोग करके दोबारा से क्या किया, जो ग्राउंड की डिस्टेंस है उसको मेजर कर दिया। आपने 100 मान के किया। तो 100 जब आप मानोगे तो आपका इसमें एरर आ जाएगी, और एरर के कारण जो आपकी एक्चुअल मेजरिंग लेंथ है ग्राउंड में
वो आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्यों होगी? क्योंकि आपने एक गलत स्केल ले लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है स्केल का, जब हम बात कर रहे थे कि स्केल की जो डेफिनेशन से हमने बात की थी, स्केल बराबर होता है द मेजर लेंथ इन मैप अपॉन द मेजर लेंथ इन ग्राउंड। जब आप हम क्या कर रहे थे, जब हमने बहुत ये रॉन्ग स्केल का प्रयोग किया था, तो मेजर लेंथ की हमने रॉन्ग स्केल का प्रयोग करके, तो ये आ जाएगा पहला फॉर्मूला। दूसरा, जब हमने एक्चुअल में जब हम बात कर रहे थे स्केल, तो जब हमने एक्चुअल में जो एक्यूरेट मापा होगा 150 लेके, तब भी हमने मेजर किया होगा, स्केल लिया होगा, तो इसमें क्या होगा कि एक्यूरेट स्केल या आप कह सकते हैं एक्यूरेट मेजरिंग लेंथ इन मैप अपॉन एक्यूरेट मेजरिंग लेंथ इन ग्राउंड। ठीक है, अब क्योंकि जो हम जो स्केल ले रहे हैं हम, ये मैप में तो सेम होगा, डिफरेंस किस में आएगा? केवल ग्राउंड लेंथ में। क्यों होगा? क्योंकि जब हमने इसको पहली बार मापा, तो ये तो सेम होगा, ये लेंथ सेम होगी। हमने जो ये मैप में दर्शाई गई लेंथ है, ये तो सेम है। अब हमने क्या सोचा कि जब हमने दोबारा लिया हमने, तो हमने सोचा कि ये 1:100 का बना है, जब हम ग्राउंड में जाएंगे तो ये लेंथ डिफरेंट आएगी। और जो एक्चुअल में जो ये स्केल इसमें लगा है 150 का, इसके अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है वो अलग आएगी। तो ये जो फॉर्मूला 1 और 2 के द्वारा हमने देखा कि जो आपकी मैप लेंथ है, ये मैप लेंथ तो आपकी दोनों में सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि हमारा जो चेंज हुआ, स्केल चेंज हुआ, उस चेंजेस के कारण केवल आपकी जो ग्राउंड डिस्टेंस है वही आपकी अफेक्ट कर रही है, अफेक्ट हो रहा है उससे। ठीक है, तो हम इन दोनों फॉर्मूला में मैप लेंथ को इक्वल कर लेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, कैसा करेंगे? स्केल तो मैप लेंथ इक्वल करेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा? द रॉन्ग स्केल इनटू मेजर ग्राउंड लेंथ बराबर द एक्यूरेट स्केल इनटू एक्यूरेट ग्राउंड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो आपका, अगर आपको एक्यूरेट ग्राउंड लेंथ चाहिए तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेट स्केल पता नहीं है, तो यहाँ इस फार्मूले के द्वारा आप एक्यूरेट स्केल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो पहली प्रॉब्लम थी। तो सिंपल भाषा में अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, तो ये हो गया रॉन्ग स्केल इनटू रॉन्ग मेजर लेंथ बराबर एक्यूरेट स्केल इनटू एक्यूरेट मेजर लेंथ। ठीक है, इन ग्राउंड, ये ग्राउंड की है दोनों लेंथ। ठीक है, तो इसके द्वारा ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप एक्यूरेट स्केल है, चाहे आपके पास रॉन्ग स्केल है या एक्यूरेट लेंथ है, वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरी बात करेंगे हम, एरर ड्यू टू द श्रिंकेज। दूसरा जो हमारी प्रॉब्लम थी एरर आने की, एरर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप, एरर ड्यू टू श्रिंकेज। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मैप प्रेफर कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता है, तो आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती जाते हैं, जिसके कारण जो आपने मैप प्रेफर किया था उसका पेपर या तो आपका एक्सपेंड हो जाता है या आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये डिपेंड करेगा आपका कि जो आपका पेपर है वो कौन सा मटेरियल का बना है। ठीक है,
तो एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण उसमें कुछ एरर आ जाती है जिनको आप कहते हैं श्रिंकेज एरर। ठीक है, ये कब होता है? ऐसा नहीं होगा कि आज आपने मैप प्रिपेयर किया और कल आप बोले उसमें श्रिंकेज एरर आई। ये टाइम डिपेंडिंग है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो भी चेंज होती रहती हैं इस मटेरियल की, तो उसके कारण जो एरर आएगी उसको बोलते हैं श्रिंकेज एरर। होता है कि सपोज करो कि आपकी एक्चुअल लेंथ ग्राउंड में तो थी ए और बी, ए भी थी। आपने जब मैप प्रिपेयर किया तो आपने क्या किया, ए बी को ये ग्राउंड मैप में आपने प्रदर्शित कर दिया। सालों बाद क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद, सालों बाद आपका जो मैप है, ये मैप है, ये आपका सपोज करो ये सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया है तो जो ए बी डिस्टेंस है वो आप कितनी रहेगी, सिर्फ इतनी रहेगी। मैप छोटा हो गया है और आपका जो मैप हो गया अब इतना रह गया, लेकिन जो ग्राउंड की डिस्टेंस है ये तो सिकुड़ेगी नहीं, ये तो इतनी ही रहेगी, ये तो इतनी ही रहेगी। अब जब आपका मैप सिकुड़ गया तो इस मैप सिकुड़ने के कारण जो अब जब आप ये इसमें आपने स्केल लिया, कोई भी आपका स्केल था और यहाँ भी आपका स्केल तो वही लिखा है लेकिन आपका मैप सिकुड़ गया। अब आप क्या करोगे, इस स्केल के द्वारा जब इस डिस्टेंस को ग्राउंड में लेके जाओगे तो आपकी जो मेजरिंग लेंथ होगी वो इस ग्राउंड लेंथ से डिफरेंट होगी, जिसके कारण कि आपकी जो एरर है वो इसमें आ जाएगी। क्यों आएगी, पता चल गया आपको कि इस कारण। अब इस एरर को आपको सॉल्व करना है कि किस प्रकार से इस एरर को आपको फाइंड आउट करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आगे लेते हैं, थोड़ा और स्टेप लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल स्केल था जो कि उस टाइम हमने बनाया था, ओरिजिनल जब हम इसको मैप को बना रहे थे, तो ओरिजिनल स्केल क्या होगा, ओरिजिनल मैप लेंथ अपॉन द ग्राउंड लेंथ, ग्राउंड लेंथ। ठीक है, अब जब आपका आज आप देख रहे हैं जो पुराना मैप है उसको देख रहे हैं, तो आज का आपका क्योंकि श्रंक हो गया, आपका श्रंक हो गया मैप, तो श्रंक स्केल क्या होगा, श्रंक लेंथ जो आज आपकी मैप में लेंथ है, श्रंक लेंथ, ये श्रंक डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन द ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारा जो मैप है, ये मैप है, ये मैप ही आपका छोटा बड़ा हो रहा है ना। ग्राउंड की डिस्टेंस अगर आप आज मेजर करो या 10 साल बाद मेजर करोगे तो आपकी ग्राउंड डिस्टेंस तो चेंज होने वाली नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारी ग्राउंड डिस्टेंस है इसको इक्वल मान के, ये जो दोनों फॉर्मूला है इन दोनों फॉर्मूले में ग्राउंड डिस्टेंस को इक्वल मान के आप इनको जब इक्वल करोगे तो आपको ये जो मैप है, तो ओरिजिनल जो मैप लेंथ है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये ओरिजिनल स्केल आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल ग्राउंड डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। कैसे करेंगे, ओरिजिनल डिस्टेंस ये वाला कर देंगे, बराबर कर देंगे ओरिजिनल डिस्टेंस इन मैप अपॉन द ओरिजिनल स्केल, स्केल बराबर श्रंक डिस्टेंस इन मैप अपॉन द श्रंक स्केल। ठीक है, तो ये आपका एक और रिलेशंस आ गया, इसके द्वारा आप आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। ओरिजिनल मैप डिस्टेंस आप ज्ञात कर सकते हैं और ओरिजिनल आपका स्केल आप ज्ञात कर सकते हैं। इनमें से एक टर्म होगी जो आपको नहीं पता होगी, उसको आप आराम से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और आगे सरल करने के लिए एक टर्म आती है, ये इसको ही और पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ओरिजिनल हम इसको और करेंगे तो ओरिजिनल मैप लेंथ हो जाएगी मैप डिस्टेंस
इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, श्रंक लेंथ इंटू ओरिजिनल स्केल अपॉन श्रंक स्केल। ठीक है, तो ये आ गया आपका ओरिजिनल मेज लेंथ। अब जो ये आपका श्रंक लेंथ और जो ये श्रंक स्केल है और जो ओरिजिनल स्केल है, इसका एक रिलेशंस होता है। जो श्रंक स्केल है अपॉन द ओरिजिनल स्केल है, इसको हम कहते हैं श्रंक फैक्टर। इस टर्म को ही हम क्या कहते हैं, श्रंक फैक्टर। अब ये जो रेसिप्रोकल में है तो हम ऊपर नीचे कर लेंगे इसको, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ओरिजिनल मैप लेंथ बराबर हो जाएगी क्या हो जाएगी, श्रंक लेंथ इंटू अपॉन, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आएगा श्रंक फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये था दोस्तों आपके पास एरर इन द स्केलिंग। तो इनसे बहुत बार आपकी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत बार आपकी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इनको अच्छे से याद करना है। इन फार्मूलाज को बहुत ही टफ नहीं है, आप एक दो बार इस वीडियोज़ को आप देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको इनको करना है, इन प्रकार के क्वेश्चंस को। तो हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड करेंगे किसी वीडियो में, और आपको इन एरर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप जब भी पेपर देने जाए तो आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि उन लोगों तक हमारी क्लासें पहुंच जाएं जो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है जिनके पास, या जो अभी इन प्रकार के टॉपिकों को एक बोझ समझते हुए आपका इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो धन्यवाद दोस्तों आपका।